बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर एस्पायरेंट्स अस्सलाम वालेकुम स्पेशली एडीपीपी डीडीपीपी डीपीजी एस्पायरेंट्स हम सीएनएस से कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं उसको हर एस्पेक्ट से जो है हम लोग जो है वो क्लियर करें। ठीक है डियर एस्पायरेंट्स, एक आप लोगों से शिकवा है वो ये है कि आप लोगों के साथ जो नॉलेज शेयर किया जाता है, जो पोस्ट शेयर की जाती है, आप बिल्कुल उसको इग्नोर करते हैं और फिर बाद में आप खुद भी तंग होते हैं। मसलन कोई पूछ रहा है सर मेरा सीएनएस का मुझे फलां लेक्चर नहीं मिल रहा, सर मुझे फलां पेपर नहीं मिल रहे। भाई ये देखें आपके साथ बार बार एक फाइल शेयर की जा रही है, ठीक है, इसको 2 मिनट के लिए जो है वो आप देखें, इसमें सब कुछ दे दिया गया है, इसमें हर चीज आपको प्रोवाइड कर दी गई है। ये देखें, ये जजेस के यूट्यूब चैनल्स, ये व्हाट्सएप को ज्वाइन करने का तरीका, प्रेपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है, सक्सेस के पैरामीटर्स क्या हैं, सिलेबस क्या है, पास पेपर क्या है, ठीक है, रेलिवेंट लॉज क्या हैं और कहाँ पे पढ़े हैं, और उसके बाद लेक्चर्स, यूट्यूब के लेक्चर्स कहाँ पढ़े हुए हैं। फर्ज करें अब यहाँ पे एक सब्जेक्ट आएगा सीएनएसए, ये सीआरपीसी सीपी के जजेस के लेक्चर पढ़े हैं, ये मेरा पढ़ा है। ये देखें, ये सीएनएसए के मेरे लेक्चर, ये प्ले लिस्ट का लेक्चर है, आप इसको खोल लेंगे तो आपको ये चीजें मिलेंगी ना। तो प्लीज प्लीज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि आपको जो फाइल आपसे शेयर की जाए उसको आप जरूर जो है वो देखा करें, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं लेक्चर पे, और आज मेरा ख्याल है कि हमने तीसरा जो चैप्टर है हमने उसको जो है वो हम लोगों ने जो है वो तीसरा जो चैप्टर है उसको हम लोगों ने जो है वो स्टार्ट करना है, ठीक है। और चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी के बारे में था, चैप्टर 2 पनिशमेंट्स के बारे में था, और आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इसके काफ़ी सेक्शन है। तो अब चैप्टर जो है 20 वो है जी इसके बारे में, सर्च एंड इन्वेस्टिगेशन के बारे में। अच्छा, इससे पहले मैं पिछला जो लेक्चर था तो वो एकदम जो है वो क्या कहते हैं, वो मेरा हाथ लगा तो वो एंड हो गया। हालांकि मैंने ना आपको एंड पे एक चीज़ बतानी थी कि ये देखिए, ये जितनी भी सीएनएस की पनिशमेंट है ना, ये मैंने एक टेबल की सूरत में जो है वो लिख दी है बना के ना। अगर मैं इसको बढ़ा करके दिखा सकूं आपको, ये देखें, ये पनिशमेंट है। तो अब देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि सेक्शन कौन सा है, ऑफेंस क्या है, और सामने मैंने अपने कोड वर्ड में उसकी मैंने जो है वो लिख दी सज़ा। मसलन नॉट टू कल्टीवेट नारकोटिक्स प्लांट्स, और जो ऐसा करेगा उसकी सज़ा सेक्शन 5 में है, और एसआई का मतलब है सिंपल इम्प्रिजनमेंट, जो कि टू द एक्सटेंट ऑफ 7 ईयर होगी, ठीक है, और या फाइन होगा या बोथ होगा। तो इस तरह मैंने करके वो सारे मैंने जो है वो क्या किए हैं, इधर ऑफेंसेस लिखी हैं, और फिर मैंने उसके बाद जो है वो सेक्शन 26 में भी है, 42 में भी है, 67 में भी पनिशमेंट है। तो ये आरआई का मतलब है रिगरस इम्प्रिजनमेंट। तो प्लीज़ आप इसको देखें, आपको जो है वो क्या कहते हैं, बड़ी हद तक इसका जो है वो इजी होगा आपके लिए किसी भी एक्ट के अंदर जो है वो पनिशमेंट्स को याद करना। मैं आपको सीएनएसए के हवाले से नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको कह रहा हूँ कोई भी पेर करना है तो गुर सीखें किस तरह से करना है। इसी तरह हमने सीएनएसए में एक गवर्नमेंट का वर्ड बड़ा आ रहा था, तो ये देखिए मैंने आपके लिए क्या किया है। अगर सिंपल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पावर्स देखी जाए तो वो ये 4 या 5 पावर्स हैं कि वो क्या कर सकती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। सेक्शन 34 है, 35 है, 52 है और 53 है। और अगर दोनों गवर्नमेंट की देखी जाए, यानी दोनों में से कोई गवर्नमेंट कर सकती है, तो वो ये 4 पारे हैं। और इसके अलावा 70 जगह पे फेडरल गवर्नमेंट का वर्ड आया है, तो आपने ये 2 लाइनें याद कर लेनी है। तो उसके अलावा अगर पेपर में इनमें से कोई ना हुआ और फेडरल गवर्नमेंट का ऑप्शन हुआ, तो इसका मतलब है फेडरल गवर्नमेंट ही लगना है। होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है। तो अब हम वापस चलते हैं, अब हम शुरू करते हैं सर्च एंड इन्वेस्टिगेशन के बारे में। सेक्शन 20 है पावर टू इशू वारंट। एक दफ़ा फिर मैं आपको याद करवाता हूँ, आपने अपना इंडेक्स बनाना है, आपने साथ साथ लिखे जाना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बड़े वाजे कर दूँ, हो सकता है मेरे लेक्चर आप में से कुछ लोगों को इरिटेट भी कर रहे हों इस तरह से कि अगर मैं सीएनएसए की बात करूं तो वो सिर्फ डेफिनेशन ही सब कुछ था, बाकी इतना इजी लिखा हुआ है कि कोई बच्चा भी इसको कर सकता है।
ठीक है। लेकिन चूंकि आपके माइंड में एक चीज बैठी हुई है कि जी सर अगर हमें बताएंगे, पढ़ाएंगे, करवाएंगे तो ही समझ आएगी, तो इसलिए मैं आपको ये 2-4 लाइनें जो है वो मैं आपको जो है वो पढ़ के सुना रहा हूँ। हालांकि ये लेक्चर के बाद आपको लगेगा कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ की कि सर जो है इसकी बेयर रेटिंग जो है वो करवाते। ठीक है। अच्छा, सर्च एंड इन्वेस्टिगेशन पावर टू इशू वारंट। अ स्पेशल कोर्ट में इशू ए वारंट फॉर अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन। स्पेशल कोर्ट को हम आगे जाके वो सेक्शन 41 या समथिंग है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। अ स्पेशल कोर्ट में इशू ए वारंट फॉर अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन होम इट हैज रीजन टू बिलीव टू। रीजन टू बिलीव को आप हाईलाइट कर लें। वो रीजन टू बिलीव कह सकता है, वो कह सकता है अबाउट इट इज कन्फर्म, या आपको कंफ्यूज करने के लिए ना। तो रीजन टू बिलीव टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट or for the search whether by day or by night of any building, place, premises or conveyance in which he has reason to believe any narcotic, drug, psychotropic substance, controlled substance in respect of which an offence punishable in this has been committed is kept or concealed। लो जी, बड़ा सिंपल है। सेक्शन 20 वो कहता है एक स्पेशल कोर्ट की पावर है कि वो किसी बंदे को गिरफ्तार करने का वारंट जारी करे या सर्च वारंट जारी करे, जिसके बारे में उसको यकीन हो कि इस बंदे ने ये जुर्म किया है या ये बिल्डिंग, ये कन्वेंस या ये चीज जो है वो ऑफेंस के लिए इस्तेमाल हुई है। तो ये पावर किसकी है? स्पेशल कोर्ट की। इसको भी अंडरलाइन कर ले। तो इजी है ना बच्चों, पढ़ सकते थे ना आप। चले, अच्छा। उसके बाद है सबसेक्शन 2, ऑफिसर टू होम अ सर्च वारंट इज एड्रेस शैल हैव ऑल द पावर ऑफ एन ऑफिसर एक्टिंग अंडर सेक्शन 21। अच्छा, जिसको कोर्ट ऑथोराइज करेगी वो कौन सा ऑफिसर समझा जाएगा? वो सेक्शन 21 के तहत अब उसकी पावर्स होंगी। अब सेक्शन 21 क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। पावर ऑफ एंट्री, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट विदाउट वारंट वेयर एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। लो जी, हाईलाइट करें, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस आर इक्विवेलेंटली ऑथोराइज्ड इन दिस बिहाफ बाय फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये यानी दोनों की पावर है। यानी फेडरल गवर्नमेंट भी उस ऑफिसर को अपॉइंट कर सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कहते हैं हु फ्रॉम दिस पर्सनल नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन गिवन टू हिम बाय एनी पर्सन इन ऑफ ओपिनियन दैट एनी नार्कोटिक, ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और कंट्रोल्ड सब्सटेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच एन ऑफेंस हैज बीन kept or concealed in any building, place, premises or conveyance, and a warrant for arrest as such cannot be obtained through such person without affording him an opportunity for concealment of evidence or facility for this his escape। अच्छा, इसको भी हाईलाइट करें, कंसीलमेंट ऑफ एविडेंस और फैसिलिटी फॉर हिज एस्केप। तो बच्चों, सेक्शन 20 ये कहता था कि भाई जिसने भी सर्च वारंट, जिसने भी सर्च करनी है कोई प्रीमिसेस या किसी ने भी जो है वो क्या कहते हैं किसी को अरेस्ट करना है, तो वो पहले स्पेशल कोर्ट से क्या करे कि परमिशन ले, उससे वारंट जारी करवाए और फिर उस वारंट के तहत उसको क्या करे? अरेस्ट करे। लेकिन जो सेक्शन 21 है वो उसकी एक्सेप्शन है। वो कहता है कोई जरूरत नहीं है कोर्ट के पास जाने के लिए अगर ये लगता है कि अगर कोर्ट से परमिशन लेने गए तो कंसीलमेंट ऑफ एविडेंस भी हो जाएगी या वो बंदा जो है वो क्या करेगा? वो भाग जाएगा। और ये पावर कौन एक्सरसाइज करेगा? नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर पुलिस में। ठीक है। अच्छा, अब वो ऑफिसर कर क्या सकता है विदाउट वारंट ऑफ अरेस्ट? अब वो क्या, वो एंटर एनी बिल्डिंग, प्लेस, प्रीमिसेस और कन्वेंस, ब्रेक ओपन एंड डोर एंड रिमूव एनी ऑब्स्टेकल टू सच एंट्री इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, सीज सच नार्कोटिक, ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एंड कंट्रोल सब्सटेंस एंड अदर मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चर thereof and any other article which he has reason to believe to be liable to confiscation, and any document or other article which he has reason to believe may furnish evidence of the commission of an offence punishable under this act। तो ये उसकी पावर लिखी हुई है। वो कोई नार्कोटिक ड्रग सीज कर सकता है, ठीक है, जिसके बारे में उसको रीजन टू बिलीव हो, ठीक है, और कोई डॉक्यूमेंट अपने कब्जे में जो है वो ले सकता है। डी क्या कर सकता है? ड्रेन, सर्च
एंड डिटेन रोक सकता है, सर्च कर सकता है और अरेस्ट कर सकता है किसी बंदे को जिसके बारे में उसको लगे कि इसने कोई जो है वो जुर्म जो है वो किया है। तो बच्चों ये था सेक्शन जो है वो सेक्शन 21, ठीक है। अच्छा, अब before or immediately after taking an action under the officer refer to in subject shall record the grounds and basis of his information and propose action and forthwith send a copy there to immediate superior officer। अच्छा, अब उसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस लगाया जा रहा है कि जो ही वो ये करेगा ये वाला काम ऊपर वाला, तो वो उसके बारे में लिखेगा, ग्राउंड्स भी लिखेगा, उसकी वजह भी लिखेगा और अपने सुपीरियर ऑफिसर को जो है वो इन्फॉर्म भी करेगा। तो ये था सेक्शन 21। अच्छा, अगर पेपर में अब आपसे जो क्वेश्चन है वो इस तरह से पूछा जा सकता है, when what is the procedure to issue a warrant of arrest or नहीं, पूछा जा सकता है कि when an officer may arrest without warrant of arrest or search, ठीक है। तो वो सेक्शन 21 है, वो कहता है जब वो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट कर रहा हो या वो एस्केप एब्सकॉन्ड करने का एप्रीहेंशन ऑफ एब्सकॉन्डेंस हो, तो वहां पे उसको जो है विदाउट वारंट ऑफ द कोर्ट जो है क्या किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द पावर्स ऑफ इन ऑफिसर अंडर सेक्शन 21। तो एंटर हो सकता है, ब्रेक ओपन कर सकता है, ये आप सारा कर लेंगे, ठीक है। अब है पावर टू सीजर एंड अरेस्ट इन पब्लिक प्लेसेस। Any officer authorized under this section 21 may seize in any public place or in transit any narcotic, drugs, psychotropic substance or controlled substance in respect of which he has reason to believe that an offence punishable has been committed, and along with such drug or substance or any other article liable to be confiscation under and any document or title which he has reason to believe may furnish evidence of commission of offence punishable under this act। तो ये बड़ा इजी है, वो कह रहा है किसी भी पब्लिक प्लेस के ऊपर जो है वो ऑथराइज ऑफिसर जो है वो क्या कर सकता है, वो सीज कर सकता है क्या कोई भी नारकोटिक ड्रग जो है, और इसके अलावा और वो क्या कर सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट अपने कब्जे में ले सकता है। फिर वो सेक्शन 21 वाला ऑफिसर ही बेसिकली उसकी पावर कहाँ लिखी है, सेक्शन 22 में। डिटेन एंड सर्च एनी पर्सन, किसी बंदे को रोक सकता है और उसकी जो है वो तलाशी ले सकता है जिसके बारे में उसको लगे कि इसने जो है वो ये ऑफेंस जो है वो किया है, ठीक है। अच्छा जी, एंड सच पर्सन अपीयर टू हिम टू बी पोजेशन, और उसको लगे कि वो या वो बेशक उसके पास वो जो ड्रग है उसका पोजेशन अनलॉफुल हो, यानी उसके पास उसका लाइसेंस वगैरह ना हो। Explanation as for the purpose of this section, the expression public place include any public conveyance, hotel, shop or other place intended for use by or accessible to the public, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, सेक्शन 23 है, वो कह रहा है पावर टू स्टॉप एंड सर्च कन्वेंस। अच्छा, ये आपको ना आपका एक क्वेश्चन बन रहा है कि व्हाट आर दी पावर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ठीक है। तो ये देखिए इसमें फिर आप सेक्शन 20 भी लिखेंगे, वो प्रोसीजर आ जाएगा कि वारंट वगैरह कैसे है, सेक्शन 21 आ जाएगा, सेक्शन 22 आ जाएगा, सेक्शन 23 आ जाएगा, ठीक है। और 23 पढ़ लिया हमने, ठीक है। और उसके बाद सेक्शन 23 है पावर टू स्टॉप एंड सर्च कन्वेंस। आफ्टर ऑफिसर रेफर टू इन सेक्शन 19 में if he has reason to suspect that any conveyance or is about to be used for the, अच्छा आप इंडेक्स बना रहे हैं ना साथ साथ ना, अच्छा जी, we used for the narcotic or any drug psychotropic control supply in respect to which is that any premium this has been or is being or is about to contravene and that in a stop such conveyance or in case of an aircraft compel it to लैंड, ठीक है। तो ये जी क्या है कि वो जो ऑफिसर्स की जो पावर है कि वो किसी भी सस्पिशियस गाड़ी को रोक सकता है और उसी कन्वेंस को रोक सकता है और उसकी तलाशी जो है वो ले सकता है, ठीक है। और क्या 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 रुमेज एंड सर्च द कन्वेंस आर पार्ट देयर ऑफ एग्जामिन एंड सर्च एनी गुड
ऑन और इनकन्वीनियंस, कोई उसमें गुड्स है उसको कर सकता है। एंड इफ इट बिकम्स नेसेसरी टू स्टॉप द कन्वीनियंस ही मे यूज ऑल रीजनेबल फोर्स फॉर स्टॉपिंग इट। और अगर उसको लगे कि गाड़ी नहीं रुक रही या कन्वीनियंस नहीं रुक रही तो वो रीजनेबल ताकत का इस्तेमाल भी जो है वो क्या कर सकता है। ठीक है। अच्छा अच्छा, ये एक चीज़ देखिए, ये देखिए अब मैंने ना डिक्शनरी इंस्टॉल की हुई है, तो मैं एक वर्ड देखना चाहता हूँ, रमेज। तो ये सर्च हैपेहैज़र्डली, ठीक है, हुई रेमेज थ्रू दी ड्रार्स। तो ये इस तरह से आप भी कोई डिक्शनरी कर सकते हैं, ताकि अगर कोई वर्ड मुश्किल लगे तो आप उसका जो है वो मीनिंग जो है वो क्या कर सकें, देख सकें। उसके बाद सेक्शन 24 है, वो कहता है अंडर कवर एंड कंट्रोल डिलीवरी ऑपरेशन, भी उसकी पावर में आएगा। वो सबसे आगे कह रहे हैं एंड टू एनी ट्रीटी अरेंजमेंट आर अंडरस्टैंडिंग विद एनी फॉरेन स्टेट टू विच पाकिस्तान में फ्रॉम टाइम टू टाइम बी पार्टी, द फेडरल गवर्नमेंट में गिव अप्रूवल इन राइटिंग टू कंट्रोल डिलीवरी ऑपरेशन। ठीक है, वो याद है, एक था कंट्रोल सब्सटेंस, एक था कंट्रोल डिलीवरी। तो कंट्रोल डिलीवरी क्या थी, जो जानबूझ के डिलीवरी बनाई जाती है और वो सिनेरियो क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो ये वो कह रहा है जी, द फेडरल गवर्नमेंट वे बाय अप्रूवल इन राइटिंग टू कंट्रोल डिलीवरी ऑपरेशन फॉर द पर्पज ऑफ गैदरिंग एविडेंस इन पाकिस्तान और वेदर रिलेटिंग टू कमीशन एविडेंस अगेंस्ट दिस एक्ट आर अ सिमिलर लॉ ऑफ अ फॉरेन स्टेट। ठीक है, और वो जो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ऑपरेशन करेगी, उसकी वो इन राइटिंग जो है वो क्या करनी होगी, वो इजाज़त लेनी होगी। ठीक है, और ये कंट्रोल डिलीवरी ऑपरेशन से क्या मुराद है कि जानबूझ के, जैसे वो मछली को पकड़ने के लिए वो फेंकते हैं एक, ठीक है, जाल सा आप फेंकते हैं, तो इसी तरह इसमें भी ये बात है कि वो खुद से ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। अच्छा, ये फिर अप्रूवल के बारे में लिखता है, मे नॉट बी गिवन अंडर द फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा, ये अप्रूवल नहीं दी जाएगी, ठीक है, ये अप्रूवल नहीं की दी जाएगी किस सूरत में, यानी अंडर एंड कंट्रोल डिलीवरी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी जाएगी जब तक फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सस्पेक्ट द पर्सन्स whose identity may or may not be known have engaged in or are engaging in or about to engage in conduct constituting an offence against this act or any similar law of the foreign state। जब उसको इस चीज़ का, जब तक कि फेडरल गवर्नमेंट को इस चीज़ का शुबा ना हो कि ये जो लोग हैं, ठीक है, इनकी आइडेंटिटी नोन नहीं है या ये जो है वो ऐसे ऑफेंसेस में इन्वॉल्व हैं जो अंडर दिस एक्ट या अंडर द लॉ ऑफ द फॉरेन स्टेट जो है वो क्या है, वो ऑफेंस है। ठीक है, तो जब तक गवर्नमेंट को शुबा नहीं होता किसी पे, गवर्नमेंट जो है वो उसका वो मे नॉट गिवन, वो अप्रूवल नहीं देगी कंट्रोल डिलीवरी की। उसके बाद बी है, या जहाँ भी सेटिस्फाइड दैट द प्रपोज ऑपरेशन आर प्रॉपर्ली डेजिग्नेट टू गिव सच पर्सन एन अपॉर्चुनिटी टू मैनिफेस्ट दैट कंडक्ट आर प्रोवाइडेड आर प्रोवाइड अदर एविडेंस ऑफ इट, या जिस सूरत में वो जो है वो सेटिस्फाई हो क्या कि ये जो हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं ये जो है किसी आदमी को एक अपॉर्चुनिटी देने के मुतरादफ है। ठीक है, टू मैनिफेस्ट दैट कंडक्ट आर प्रोवाइड अंडर एविडेंस ऑफ इट। जब तक गवर्नमेंट को ये नहीं लगता कि ये जो ऑपरेशन है इससे उस बंदे का कंडक्ट जो है, यानी वो क्या करता है वो सामने आएगा, ठीक है, तो या ये एविडेंस के लिए हेल्पफुल है, जब तक कोर्ट उस पर सेटिस्फाई नहीं होगा, कोर्ट वो जो है खुद से जो है वो एक सिनेरियो क्रिएट करने वाली इजाज़त नहीं देगा। द फेडरल गवर्नमेंट में गिव अप्रूवल फ्रॉम टाइम फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग
3 मंथ। अब 3 मंथ को हाईलाइट कर लें और ये 3 माह के लिए फेडरल गवर्नमेंट इजाज़त दे सकती है कि इस 3 माह में आप जो है वो काम कर लो। विदाउट लिमिटिंग द जनरलिटी ऑफ सबसेक्शन 1, द एक्टिविटीज which may be undertaken by an authorized participant in course of and for the purpose of controlled delivery and undercover operation include। अच्छा, अब वो बंदा जो कंट्रोल डिलीवरी करेगा उसकी क्या क्या पावर्स हैं? अलाउंग एनी कन्वेंस टू एंटर और लीव पाकिस्तान, कि कोई भी कन्वेंस पाकिस्तान में आए या जाए। अलाउ एनी नारकोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, मैन्युफैक्चर ड्रग, कंट्रोल सब्सटेंस, प्रॉपर्टी और अदर थिंग इन और ऑन द कन्वेंस टू बी डिलीवर, और वो इजाज़त दे के कोई भी ड्रग उस गाड़ी में सफ़र कर सके। ड्यूरिंग सच फोर्स एज मे बी रीजनेबल इन द सर्कमस्टांसेस टू एंटर एंड सर्च द कन्वेंस, तो फोर्स का इस्तेमाल कर सके कि वो उस कन्वेंस में दाखिल हो सके। प्लेसिंग ए ट्रैकिंग डिवाइस इन और ऑन द कन्वेंस, कन्वेंस में वो ट्रैकिंग डिवाइस लगा दे। अलाउइंग एनी पर्सन हु हैज पोजेशन और कस्टडी ऑफ नारकोटिक ड्रग, psychotropics or manufactured drug, controls or property or other thing to enter or leave पाकिस्तान। यहाँ उस बंदे को ये इजाज़त होगी किस चीज़ की? जिसके पास नारकोटिक ड्रग्स क्या पोजेशन होगा, ठीक है, उसको ये इस चीज़ की अलाउइंग एनी पर्सन हु हैज़ possession or custody of narcotic drugs, psychotropic substance, manufactured drug, controlled drugs, substance, property or other thing to enter or leave। ठीक है, तो वो क्या होगा कि वो जो ऑपरेशन है उसकी इजाज़त उस सूरत में दी जाएगी जबकि अंडर कवर ऑपरेशन इंक्लूड, उसमें ये शामिल होगा कि कोई भी बंदा जो है जिसका नारकोटिक ड्रग पे कब्जा है वो क्या कर सके, ठीक है, कि वो कि वो उसके बारे में कोई सी एग्रीमेंट में एंटर हो सके या वो पाकिस्तान छोड़ के जा सके। ठीक है, notwithstanding anything contained in any other law for time being in force, an authorized participant in an undercover operation or a controlled delivery shall not incur any criminal liability by taking part in accordance with the terms of the approval। ठीक है, तो ये वो बात क्या कह रहा है कि वो लोग फॉर द टाइम इन फोर्स एंड ऑथोराइज, वो पार्टिसिपेंट जिसको ऑथोराइज किया गया है कंट्रोल डिलीवरी का, ठीक है, वो शैल नॉट इंकर एनी क्रिमिनल लिबिलिटी बाय टेकिंग पार्ट इन, वो अगर वो ऑपरेशन करता है फ्रीवलस तो वो उसकी कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट ने अपनी अप्रूवल के साथ जो है वो इंसिडेंट जो है वो जानबूझ के क्रिएट किया है। एनी ड्रग ऑफ डिपेंडेंस, control, chemical control equipment or control material imported into Pakistan in the course of an approved undercover operation or controlled delivery shall be liable to be dealt with as if were prohibited import for the purpose of custom act। फिर वो ये कहता है कि कोई भी ड्रग जो है वो जो है control material Pakistan in the course of undercover operation shall be liable to deal with this were prohibited import for the purpose of custom act। सब सेक्शन 6 सिर्फ इतनी बात कह रहा है कि अगर कोई बाहर से ड्रग या पाकिस्तान इन द कोर्स ऑफ अंडर कवर ऑपरेशन के तहत अगर कोई ड्रग पाकिस्तान में आती है तो वो जायज़ नहीं हो जाएगा, बल्कि वो कस्टम एक्ट का जो है वो उसके तहत जो है वो क्या समझी जाएगी, वो जो कंट्रोल डिलीवरी पाकिस्तान में आई है वो प्रोहिबिटेड समझी जाएगी। ठीक है, होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई। मुझे अपनी दुआओं में आप लोगों ने ख़ुसूसी याद रखना है, दुआएं करनी है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।